आमाशय में हमने देखा कि आमाशय जो है उसमें जठर ग्रंथियां पाई जाती है, जिसके कारण जठर रस का स्त्राव होता है। फिर हमने देखा था कि जो कोशिका की बात करें आमाशय में, तो हमने कोशिका में सबसे पहले पढ़ा था श्लेष्मा कोशिका के बारे में, उसके बाद में ऑक्जेंटिक कोशिका के बारे में, उसके बाद में पेप्टिक कोशिका और गैस्ट्रिक लाइपेज, और फिर हमने पढ़ा था रेनिन। इसके बाद में दोस्तों अब जो आगे वाला भाग है आहार नाल का वो पढ़ेंगे, वो है अपने उसमें छोटी आंत। 5 नंबर वाला है छोटी आंत। छोटी आंत के बारे में पढ़ें। देखो दोस्तों, मैंने पहले भी बताया था जो छोटी आंत जो है वो लंबाई में तो क्या है, बड़ी आंत से ज्यादा है। तो हम क्या कर सकते हैं कि छोटी आंत की जो लंबाई है, छोटी आंत की लंबाई, छोटी आंत की लंबाई ग्रेटर देन बड़ी आंत की लंबाई। कि छोटी आंत की लंबाई है वो बड़ी आंत से क्या है, ज्यादा है। ये हो गया। अब मैंने कहा था कि इसका जो व्यास है वो क्या होता है, बड़ी आंत से कम होता है छोटी आंत का। तो हम क्या कर सकते हैं कि छोटी आंत का जो व्यास है, छोटी आंत का व्यास है, छोटी आंत का व्यास इज लेस देन बड़ी आंत का व्यास। लंबाई तो छोटी आंत की ज्यादा हो गई बड़ी आंत से, और जो व्यास है वो छोटी आंत का बड़ी आंत से कम होता है। इसके बाद में हम आगे देखें कि जो छोटी आंत के जो भाग हैं वो देखते हैं। तो छोटी आंत के 3 भाग हैं। कितने भाग हैं? 3 भाग होते हैं इसके, 3 भाग। छोटी आंत के 3 भाग। जो सबसे पहले भाग की अपन यदि बात करें, इसको अपन कहेंगे डेडुनेनम। इसको अपन क्या कहेंगे? ड्यूडेनम। ड्यूडेनम, ड्यूडेनम, ड्यूडेनम। इसको हम हिंदी में बोल सकते हैं ग्रहणी। इसको हम हिंदी में बोलेंगे ग्रहणी। ड्यूडेनम, और हिंदी में नाम है इसका ग्रहणी। इसके बाद में हम देखें 2 नंबर, इसको हम बोलते हैं जेजुनम। इसको हम बोलते हैं जेजुनम। तो ये हुआ जेजुनम, जेजुनम। और इसका हिंदी में नाम है मध्यांतर। इसका हिंदी में नाम है मध्यांतर। और जो 3 नंबर का इसका भाग है, जो 3 नंबर का इसका भाग, इसको हम बोलते हैं इलियम। इसको हम बोलते हैं इलियम, इलियम। इसका हिंदी में नाम है श्रुदांतर, श्रुदांतर, इलियम। अब देखो दोस्तों, छोटी आंत के 3 भाग हो गए। पहला तो है ड्यूडेनम, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं ग्रहणी, और 2 नंबर पे है जेजुनम, जिसको हम बोलते हैं मध्यांतर, और तीसरा जो है इलियम, इसको बोलते हैं शुद्रांतर। अब देखो दोस्तों, जो शरीर में सबसे ज्यादा पाचन की बात करें तो वो सबसे ज्यादा पाचन होता है छोटी आंत में। जो पाचन की प्रक्रिया की बात करें तो हम क्या कर सकते हैं कि सबसे ज्यादा पाचन किस में होता है? छोटी आंत में। तो हम कह सकते हैं कि सर्वाधिक पाचन की प्रक्रिया, पाचन की प्रक्रिया किस में होती है? छोटी आंत में, छोटी आंत में। जो आहार नाल में सर्वाधिक पाचन की प्रक्रिया की बात करें तो वो होती है छोटी आंत में। और छोटी आंत का जो भाग है ग्रहणी, उसमें भी सबसे ज्यादा किसमें? जो ग्रहणी भाग है उसमें। तो ये तो हो गया पाचन के बारे में। और जो छोटी आंत है वो क्या करती है? ये गोबलेज जो कोशिकाएं होती हैं वो इसमें पाई जाती है।
तो छोटी आंत में क्या पाई जाती है? छोटी आंत में गोबलेज कोशिका पाई जाती है। गोबलेज कोशिका पाई जाती है। और इसका क्या काम है गोबलेज कोशिका का? श्लेष्मा का स्त्रवण करना। श्लेष्मा स्त्रवण, इसका काम है श्लेष्मा का स्त्रवण करना। तो ये बातें हो गई दोस्तों छोटी आंत के बारे में। अब देखो दोस्तों, जो छोटी आंत है वो क्या करता है, इसके जो प्रकार हैं उसमें रस की अपन बात करें तो जो छोटी आंत है उसमें दो प्रकार के रस पाए जाते हैं। एक तो अग्न्याशय रस पाया जाता है और दूसरा पीत रस पाया जाता है। तो अब रस की बात करें तो छोटी आंत में क्या होता है कि छोटी आंत में दोस्तों, छोटी आंत में दो प्रकार का रस पाया जाता है। रस की बात करें तो दो प्रकार का रस पाया जाता है। देखो, पहला रस है अग्न्याशय रस। पहला रस है अग्न्याशय रस। दूसरा रस है अपने पास में पीत रस। दूसरा है पीत रस। तो छोटी आंत में दो प्रकार का रस पाया जाता है, एक तो है अग्न्याशय रस और दूसरा है पीत रस। अब देखो दोस्तों, दूसरा है पीत रस। अब जो अग्न्याशय रस की बात करें तो ये क्या होता है, सबसे ज्यादा शक्तिशाली पूर्ण पाचक रस है। अग्न्याशय रस की बात करें तो ये क्या है, अग्न्याशय रस की बात करें एक नंबर, अग्न्याशय रस क्या है, अग्न्याशय रस, अग्न्याशय रस है ये क्या है, सबसे शक्तिशाली रस है। ये क्या है, सबसे शक्तिशाली रस है, शक्तिशाली रस है। और साथ में क्या है, पूर्ण पाचक। और ये क्या है, पूर्ण पाचक रस है। तो दोस्तों, अग्न्याशय रस शक्तिशाली क्यों हुआ, क्योंकि ये क्या है, पूर्ण पाचक रस है। और अब देखो दोस्तों, हम पढ़ेंगे अग्न्याशय रस में जो एंजाइम पाए जाते हैं उनके बारे में। तो इसमें पाए जाने वाले एंजाइम, तो एंजाइम देखो दोस्तों कौन से पाए जाते हैं और वो एंजाइम किस में परिवर्तित होते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले अपन देखें, तो सबसे पहला जो है अपने पास में वो हो गया ट्रिप्सिन। सबसे पहला कौन सा हो गया, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन। अब ये जो ट्रिप्सिन है, ये देखो ट्रिप्सिन के बारे में, ये क्या करता है, अग्न्याशय रस में पाया जाता है। तो ये क्या करता है, जो प्रोटीन है उसको किस में परिवर्तित करता है, डाई पेप्टाइड में। ये प्रोटीन को, ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन को क्या करता है, डाई पेप्टाइड में परिवर्तित करता है, डाई पेप्टाइड में। अब दूसरे नंबर की बात करें तो लाइपेज। अब ये क्या करेगा, लाइपेज क्या करेगा कि ये जो वसा है उसको किस में परिवर्तित कर देगा, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देगा। तो लाइपेज क्या करेगा, वसा को किस में चेंज कर देगा, वसा को वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल में परिवर्तित
कर देता है। अब इसके बाद में हम देखें जो तीसरा नंबर वाला एंजाइम जो अग्न्याशय में पाया जाता है, 3 नंबर है, ये पाया जाता है एमाइलेज। एमाइलेज ये है एमाइलेज। अब एमाइलेज का क्या काम है, ये जो पॉलीसेकेराइड होते हैं जैसे स्टार्च हो गए तो इसको डाइसेकेराइड में बदलने का काम करते हैं। तो देखो ये क्या करेगा, जो पॉलीसेकेराइड है, जो पॉलीसेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड है जैसे स्टार्च हो गया, तो इसको किस में चेंज करेगा, डाइसेकेराइड, डाइसेकेराइड में। तो ये एमाइलेज क्या करेगा, पॉलीसेकेराइड जैसे स्टार्च होगा इसको डाइसेकेराइड में चेंज कर देगा। इसके बाद में देखो दोस्तों जो 4 नंबर का एंजाइम पढ़ेंगे, 4 नंबर का एंजाइम जो पढ़ेंगे वो है अपने पास में सुक्रेज। कौन सा, सुक्रेज। अब सुक्रेज का क्या काम है, ये जो सुक्रेज है वो सुक्रोज को किस में चेंज कर देगा, ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में। तो हम क्या कर सकते हैं, सुक्रेज जो है वो सुक्रोज को सुक्रेज किस में चेंज हो गया, ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में। ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज में चेंज हो जाएगा सुक्रोज, किसके कारण, सुक्रेज के कारण। अब 5 नंबर पे हम देखें माल्टोज। तो इसके लिए माल्टेज एंजाइम, तो जो माल्टेज है वो क्या करेगा, माल्टोज को, ये जो है माल्टोज को 2 भागों में तोड़ेगा, जो कौन से हैं, ग्लूकोज, दोनों ही क्या है, ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। ठीक है दोस्तों। अब जो 6 है वो अपने पास में लैक्टेज, ये है लैक्टेज, ये है लैक्टेज। अब लैक्टेज क्या करेगा, ये लैक्टोज को ग्लूकोज और ग्लेक्टोज में डिवाइड मतलब चेंज कर देगा। तो देखो दोस्तों आगे, अब ये लैक्टोज को देखो 2 भागों में डिवाइड करेगा, लैक्टोज को चेंज करेगा, एक तो ग्लूकोज में और एक ग्लेक्टोज में। और अब जो लास्ट एंजाइम है अपने पास में अग्नेस्टेरस वाला, ये है 7 नंबर पे, इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोएज। ये है न्यूक्लियोएज। अब ये जो न्यूक्लियोएज है ये क्या करेगा, न्यूक्लिक अम्ल को, ये जो न्यूक्लिक अम्ल है इसको न्यूक्लियोटाइड में बदल देगा, न्यूक्लियोटाइड में। तो ये हो गए जो अग्न्याशय है इसमें पाए जाने वाले एंजाइम। अब देखो दोस्तों आगे का हम पार्ट पढ़ेंगे, छोटी आंत कंप्लीट हो गई। अब हम देखते हैं बड़ी आंत के बारे में। तो देखो दोस्तों, बड़ी आंत देखते हैं। बड़ी आंत देखो, ये सबसे पहले मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो बड़ी आंत है, बड़ी आंत अब बड़ी आंत की बात करें हम दोस्तों, तो बड़ी आंत जो है
वो क्या हो गई, लंबाई में तो क्या है, छोटी आंत से कम है। ये बड़ी आंत जो है, बड़ी आंत की जो लंबाई है इज लेस देन, बड़ी आंत की लंबाई जो है वो क्या होती है, लेस देन होती है किससे, छोटी आंत से, छोटी आंत की लंबाई से। लेकिन इसका जो व्यास है, बड़ी आंत का जो व्यास है वो क्या होता है, छोटी आंत के व्यास से, छोटी आंत के व्यास से क्या होता है, ज्यादा होता है। इसकी बड़ी आंत की लंबाई तो क्या हो गई, कम, और व्यास क्या हो गया, ज्यादा। अब बड़ी आंत के जो भाग हैं उनकी बात करें तो बड़ी आंत के भी कितने भाग हैं, 3 भाग हैं। कितने भाग हैं, 3 भाग है इसके भी, देखो दोस्तों 3 भाग। अब 3 भाग कौन से हैं, पहला भाग है, इसको हम बोलते हैं सिक्कम। पहले भाग को हम क्या बोलते हैं, सिक्कम। ये हो गया सिक्कम। सिक्कम, सिक्कम को हिंदी में बोलते हैं हम बोलते हैं हिंदी में इसको वर्दांतर। इसका हिंदी में नाम है वर्दांतर, वर्दांतर। और जो दूसरा भाग है उसको बोलते हैं कोलम, कोलम, और इसको हिंदी में बोलते हैं श्रुतांतर। और जो तीसरा भाग है वो है लेक्टम, तीसरा भाग है लेक्टम, सॉरी लेक्टम नहीं, रेक्टम, 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 और इसको बोलते हैं मलाशय, रेक्टम मलाशय। तो ये हो गए इसके बड़ी आंत के भाग। और जो पाचन की प्रक्रिया की अपन बात करें तो इसमें बड़ी आंत में पाचन की प्रक्रिया नहीं होती है, सिर्फ क्या होता है इसमें अवशोषण होता है। तो हम क्या कर सकते हैं कि पाचन की प्रक्रिया, पाचन प्रक्रिया नहीं होती है, इसका पाचन प्रक्रिया नहीं होती इसमें, बड़ी आंत में सिर्फ क्या होता है, अवशोषण, अवशोषण, सिर्फ क्या होता है, अवशोषण। तो ये हुई अपनी बड़ी आंत। अब जो नेक्स्ट जो पार्ट है, जो आहार नाल का अगला जो भाग है वो है 7 नंबर पे अपेंडिक्स। ये है अपेंडिक्स, अपेंडिक्स। अब अपेंडिक्स की बात करें तो ये बड़ी आंत के जो प्रारंभिक भाग है वहां होता है। तो अपेंडिक्स कहाँ है, बड़ी आंत के प्रारंभिक भाग में, बड़ी आंत के प्रारंभिक भाग में। ये जो अपेंडिक्स है ये बड़ी आंत के प्रारंभिक भाग में पाई जाती है। तो ये जो वर्तमान में इसकी बात करें तो ये मानव का अवशेषी अंग बचाइए, ये क्या है, मानव का अवशेषी अंग। इसका अब कोई उपयोग नहीं है मानव में, अवशेषी अंग, ये क्या है, अवशेषी अंग। इसका रीजन ये है, पहले जो लोग थे वो घास वगैरह ये खाते थे स्टार्टिंग में, तो उनमें ये अपेंडिक्स पाया जाता था। लेकिन आजकल खाना पकाकर खाने लग गए तो ये अपेंडिक्स धीरे धीरे अवशेषी अंग हो गया। अब ये देखेंगे वह अपेंडिक्स किस में पाया जाता है वर्तमान में भी, तो ये जो घास खाने वाले जो जानवर होते हैं, घास जो खाते हैं उनमें पाया जाता है। जैसे अपन देखें, जैसे खरगोश है, खरगोश है तो खरगोश में अपेंडिक्स पाया जाता है। क्योंकि इसका पाए जाने का रीजन ये है कि खरगोश घास खाता है, तो घास को पचाने के लिए घास में सेलुलोज होती है, तो उसको पचाने के लिए इसमें अपेंडिक्स का होना जरूरी है। तो खरगोश में अपेंडिक्स पाए जाते हैं। तो ये खरगोश की जो अपेंडिक्स है,
खरगोश की अपेंडिक्स है सेलुलोज, सेलुलोज जो किस में पाया जाता है, घास में। उसका क्या करता है, पाचन करता है, पाचन करता है। तो ये दोस्तों जो इसके भाग थे आहार नाल के वो कंप्लीट हुए। अब हम पढ़ेंगे यकृत। अब हम देखेंगे यकृत। अब हम पढ़ेंगे यकृत। यकृत को इंग्लिश में बोलते हैं लीवर। यकृत को इंग्लिश में बोलते हैं लीवर। अब लीवर की बात करें तो ये शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। ये लीवर जो है ये शरीर का क्या है, सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। तो हम क्या कर सकते हैं कि ये जो लीवर है ये शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है, सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। और दूसरा हम कह सकते हैं कि शरीर की सबसे बड़ी, यह शरीर की सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि है। सबसे बड़ी यकृत जो है, लीवर जो है, सबसे बड़ी ग्रंथि है ये। और कौन सी है, बहिस्रावी ग्रंथि, बहिस्रावी ग्रंथि। ठीक है दोस्तों। अब देखो जो यकृत है इसमें क्या है कि हिपेटोसाइट, हिपेटोसाइट और कुफर जो कोशिकाएं हैं वो पाई जाती है। तो इसके अंदर क्या पाई जाती है, हिपेटोसाइट, हिपेटोसाइट, हिपेटोसाइट तथा कुफर, कुफर कोशिकाएं पाई जाती है। इसके अंदर हिपेटोसाइट तथा कुफर कोशिकाएं पाई जाती है। अब देखो लीवर के कार्य की हम बात करें कि जो लीवर है इसका शरीर में क्या कार्य है। तो कार्य के बारे में देखें तो ये जो लीवर है ये भोजन का संग्रहण करके जो ग्लाइकोजन के रूप में करता है। ये जो लीवर है इसके कार्य की हम बात करें, कार्य की बात करें, जो लीवर का कार्य है उसकी बात करें तो ये क्या करता है कि जो भोजन का संग्रहण ग्लाइकोजन के रूप में करता है। तो सबसे पहला इसका कार्य हो गया भोजन का संग्रहण किसके रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में। भोजन का संग्रहण ग्लाइकोजन के रूप में, के रूप में। अब देखो दूसरा इसका कार्य है कि ये जो यकृत है तो ये क्या करता है, एक चक्कर होता है उसको बोलते हैं आर्निथिन चक्कर। कौन सा चक्कर है, आर्निथिन चक्कर, आर्निथिन चक्कर। अब इस आर्निथिन चक्कर की सहायता से जो लीवर है वो क्या करता है, अमोनिया को ये यूरिया में चेंज कर देता है। ये अमोनिया को, जो अमोनिया जो है ये जहरीला पदार्थ होता है तो इसको आर्निथिन चक्कर की सहायता से अमोनिया को किस में चेंज कर देता है, ये यूरिया में। कौन, लीवर, यकृत। अमोनिया को किस में चेंज कर दिया, यूरिया में। और इसका कार्य है कि ये क्या करता है, जो विषैले पदार्थ होते हैं उनकी जो विषाक्तता है, मतलब जो जहरीलापन है, इसको कम कर देता है। और इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, निराविषीकरण। इसको हम क्या बोलते हैं, निराविषीकरण। तो ये क्या करता है कि जो जहरीले पदार्थ हैं, विषैले पदार्थ हैं, विषैले पदार्थों की विषाक्तता को कम करता है, विषाक्तता को कम करता है।
और इसको हम क्या बोलते हैं, इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं,